ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैल रहा है, लेकिन चीन चिंतित नहीं है। वे वायरस का उपयोग कर रहे हैं नए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। ओमाइक्रोन एक हफ्ते से भी कम समय पहले हम में से किसी ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन अब यह नया कोविड-19 वेरिएंट एक वायरस की तरह दुनिया भर में फैल गया है। यदि आप ओमाइक्रोन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और यह हम सभी को कैसे प्रभावित करने वाला है, तो हमारे दूसरे चैनल अमेरिका अनकवर्ड पर हमारे द्वारा प्रकाशित एपिसोड देखें। लेकिन जैसा कि बाकी दुनिया ओमिक्रॉन वेरिएंट पैनिक से गुजरती है, एक ऐसा देश है जो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, और वो है चीन। भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले हांगकांग में पाए गए हैं, नहीं, चीन को यह पूरी तरह से मिल गया है उनके आधिकारिक राज्य द्वारा संचालित प्रचार के अनुसार। और क्या चीनी प्रचार कभी झूठ बोलेगा? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस समय बहुत अच्छा महसूस कर रही है, और यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्रीक अक्षर शी के बाद नए संस्करण का नाम नहीं रखा, जिसे चीनी नेता शी जिनपिंग के अंतिम नाम की तरह लिखा जाता है। WHO ने कहा कि उन्होंने इसका नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि शी एक सामान्य उपनाम है, सिवाय यह अंतिम नाम के समान सामान्य नहीं है, क्योंकि WHO ने म्यू जैसे वेरिएंट के लिए अन्य नामों का उपयोग किया है। बेशक WHO ने शी को छोड़ दिया और म्यू को छोड़ दिया, इसका असली कारण म्यू जिनपिंग का नाम नहीं है, वह असली सॉफ्ट पावर है। लेकिन चीनी शासन वास्तव में अपनी शून्य कोविड रणनीति के कारण सही महसूस कर रहा है, जबकि अन्य देश ओमाइक्रोन से संबंधित यात्रा प्रतिबंध लगाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। चीन लंबे समय से अलग थलग है और उन्हें इस पर गर्व है। महामारी के बाद से हम में से अधिकांश विदेश यात्रा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अधिकांश देशों में किसी न किसी प्रकार की यात्रा प्रतिबंध है, लेकिन चीन इसे दूसरे स्तर पर ले गया। मार्च 2020 में वैश्विक स्तर पर महामारी फैलने के बाद से उन्होंने सभी विदेशी यात्रियों पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिया है। एक समय तो चीनी नागरिकों को भी चीन वापस जाना लगभग असंभव लगा, और अब लगभग 2 साल बाद चीनी लोगों के लिए चीन छोड़ना अभी भी वास्तव में कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सीमित हैं, उन प्रवेश पर संगरोध कठोर और लंबा है, और चीनी अधिकारियों ने सभी आवश्यक यात्रा के लिए पासपोर्ट जारी करना या नवीनीकरण करना बंद कर दिया है। इसलिए चीन ने खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया है। लेकिन यह अच्छी बात है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को नियंत्रण पसंद है, और नियंत्रण का वह प्यार इस बात तक फैला हुआ है कि पार्टी कोरोना वायरस का इलाज कैसे कर रही है। यह दुनिया के अंतिम देशों में से एक है जो अभी भी शून्य कोविड को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और वे कठोर लॉकडाउन के साथ ऐसा कर रहे हैं और लोगों को संगरोध शिविरों में मजबूर कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी। लेकिन कुछ चरम उपायों के लिए चीनी शासन की आलोचना की गई है, जैसे कि लोगों के पालतू जानवरों को मारना जबकि वे संगरोध में हैं। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आलोचना से उतनी ही नफरत करती है जितनी वह नियंत्रण से प्यार करती है। तो पीछे हटो और उनसे सवाल करना बंद करो। पार्टी विशेष रूप से मार्मिक रही है क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि शून्य कोविड असंभव है। यदि आप आधिकारिक सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आधिकारिक आंकड़े भी स्वीकार करते हैं कि नवीनतम लहर में कोरोना वायरस 21 प्रांतों में फैल गया था। और कुछ चीनी वैज्ञानिक यह कहने के लिए सामने आए हैं कि वास्तव में शून्य कोविड तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को बैक ऑफ मेमो नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने इन समस्याओं को हल कर दिया है। इसे गतिशील शून्य कोविड नीति कहते हैं। डायनेमिक जीरो कोविड का मतलब जीरो कोविड नहीं, जीरो कोविड की तरह लगभग शून्य कोविड। लेकिन एक और कारण है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी लगभग शून्य कोविड नीति को दोगुना कर रही है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे गलत होने पर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वापसी पर स्वागत है। जैसे जैसे अन्य देशों ने व्यापक टीके के उपयोग के बाद वापस खोलना शुरू किया, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके विपरीत किया। वे लॉकडाउन की एक और लहर में वापस चले गए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सक्षम होने पर अपनी बहुत सारी वैधता को दांव पर लगा दिया है। मेरा मतलब है,
उन्होंने यह पता लगा लिया है कि लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। लगातार उत्परिवर्तित होने वाले सूक्ष्म वायरस को नियंत्रित करना कितना कठिन हो सकता है। बाकी दुनिया वापस सामान्य होने के लिए टीकों का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। चीन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनके टीके उतने प्रभावी नहीं हैं। यहाँ तक कि चीन के सीडीसी के प्रमुख ने भी इसे स्वीकार किया। इसलिए चूंकि पार्टी को वायरस को नियंत्रित करना चाहिए और उनके टीके उतने अच्छे नहीं हैं, आक्रामक टीकाकरण अभियानों के अलावा अधिकारियों को बड़े पैमाने पर परीक्षण और लॉकडाउन और संगरोध शिविरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुल्ला और दोहराव, चीन के लॉकडाउन से बाहर आ रही कुछ खबरें पागल हैं। निवासियों ने शिपिंग कंटेनरों से बने अस्थायी संगरोध केंद्रों के अंदर भूख से मरना छोड़ दिया। व्यवसायों को सामान बेचने की मनाही है, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी। कथित तौर पर एक बच्चे का 74 बार कोविड के लिए परीक्षण किया गया। लेकिन चीन में ज्यादातर लोग लॉकडाउन से निपटने को तैयार हैं और शिकायत करने वालों के प्रति उनकी सहानुभूति बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रचार को मानते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन जारी है, ऐसे संकेत मिले हैं कि लोग इसे और नहीं सह सकते। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब एक बड़े प्रचार के लिए नए ओमिक्रॉन संस्करण का उपयोग कर रही है। वे चीनी लोगों और बाकी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम गलत था और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा सही थी। सबसे पहले यह न भूलें कि ये नया संस्करण पश्चिम की गलती है। निश्चित रूप से ओमाइक्रोन संस्करण की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह वहां से आया है। जैसे मूल कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले वुहान में हुई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से वहां से नहीं आया था। लेकिन ओमिक्रॉन संस्करण पश्चिम की गलती है क्योंकि उन्होंने वायरस के प्रसार पर अंकुश नहीं लगाया है और इसलिए विकासशील देशों को उजागर किया है। और पश्चिमी देश विफल हो गए हैं क्योंकि वे टीकों पर निर्भर थे। चीन टीकों पर निर्भर नहीं था क्योंकि उनके टीके चूसते हैं, इसलिए वहां। निश्चित रूप से आप उनके सभी लॉकडाउन के लिए चीन की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अब वे ओमाइक्रोन आक्रमण को रोकने में सक्षम होंगे। क्यों? क्योंकि चीन एक अभेद्य किला है, महान दीवार की तरह। अब आप सोच सकते हैं, क्या जीत की घोषणा करना जल्दबाजी नहीं है? इससे पहले कुछ हुआ है, और जबकि चीन अभी भी डेल्टा संक्रमण की लहर से निपट रहा है। नहीं, जीत की घोषणा करना जल्दबाजी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार महामारी से लड़ने में चीन की उपलब्धियां अंतर्मानव इतिहास में चमकेंगी और वे जानते हैं कि क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। लेकिन यह प्रचार अभियान सिर्फ पश्चिम की नाक रगड़ने के बारे में नहीं है, यह पश्चिम को आश्वस्त करने के बारे में भी है कि जबकि चीन अभी भी बंद है, वे व्यापार के लिए खुले हैं। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया इस बारे में बात कर रहा है कि चीन सामान्य आर्थिक संचालन कैसे बनाए रखेगा। हकीकत यह है कि बार बार किए गए लॉकडाउन से चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं, बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका सही असर अभी तक महसूस नहीं किया गया है क्योंकि बाकी दुनिया भी अभी भी हमारे कोरोना वायरस लॉकडाउन से उबर रही है। लेकिन अगर बाकी दुनिया फिर से खुलती है और चीन अभी भी तालाबंदी कर रहा है, तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि दुनिया को पता चले कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, तो कृपया उन्हें अपना पैसा भेजें, क्योंकि उन्हें अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया इस प्रचार पर विश्वास करेगी? वापसी पर स्वागत है। और अधिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा कोरोना वायरस को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया है। फरवरी 2020 को याद करें, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दुनिया का समय खरीदने का दावा किया था। उन्होंने यह दावा करते हुए एक वीडियो भी बनाया कि वे दुनिया को बचा रहे हैं क्योंकि 99% कोरोना वायरस के मामले चीन के भीतर थे। अच्छा, ये नहीं चला, लेकिन भले ही चीन ने अपनी सीमाओं के भीतर वायरस को नियंत्रित किया हो, लेकिन चीन की सीमाओं के भीतर वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे अन्य देश सर्वथा दुष्ट थे। याद कीजिए, जब इस्राएल ने चीन से यात्रा बंद कर दी थी और एक चीनी अधिकारी ने सचमुच इसकी तुलना प्रलय से की थी। लेकिन यात्रा प्रतिबंध अब अच्छे हैं, इसलिए कोरोना वायरस पर चीनी शासन की कहानी हर जगह रही है। लेकिन किसी न किसी तरह चीन के दुष्प्रचार के लिए दूसरे देश गिरते रहते हैं। पिछले साल की तरह जब यूएस सीडीसी के निदेशक रोशेल वालेंस्की ने चीन के वास्तव में सख्त लॉकडाउन को सफल बताया। वालेंस्की ने आधिकारिक चीनी आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि उनके वास्तव में सख्त लॉकडाउन के परिणामस्वरूप चीन की मृत्यु दर 3 प्रति मिलियन थी, जो एक बुनियादी गलतफहमी को दर्शाता है।
उनके लॉकडाउन के कारण चीन की मृत्यु दर 3 प्रति मिलियन नहीं है। यह 3 प्रति मिलियन है क्योंकि वे झूठ बोल रहे हैं। वे मौतों की संख्या के बारे में झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह चीन में कोरोना वायरस से होने वाली कुल मौतों का ग्राफ है। उनका दावा है कि अप्रैल 2020 से अब तक केवल 4 मौतें हुई हैं। हाउस ग्राफ को कैसे देख सकते हैं और सोच सकते हैं, यह वैध लगता है। मुझे नंबरों पर भरोसा है। और अब ओमिक्रॉन संस्करण के साथ चीनी शासन कह रहा है कि सख्त लॉकडाउन और संगरोध की उनकी नीति बिल्कुल सही थी। क्या यह अन्य देशों को भी फिर से लॉकडाउन करने के लिए मना लेगा, या यह संभव है कि हमने अपना सबक सीख लिया है और हम चीन के दुष्प्रचार के झांसे में नहीं आएंगे? वह शैली क्या है? हम बस उन्हें पैसे देते रहेंगे। और अब मेरे लिए एक ऐसे प्रशंसक के प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो या सामुदायिक सदस्यता प्लेटफॉर्म लोकल पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है। बिल पूछता है, क्रिस, आपको क्या लगता है कि क्या होगा यदि चीन ने ताइवान की राजकीय यात्रा की और ताइवान विधानमंडल को संबोधित किया? फिर ग्रेट हॉल में चीनी सीसीपी सरकार को संबोधित करने के लिए ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को आमंत्रित किया। दोनों यात्राओं के साथ चीन और ताइवान में लाइव और बिना सेंसर का प्रसारण। क्या ये कुछ समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है और पुनः एकीकरण के लिए एक शांतिपूर्ण मार्ग प्रदान कर सकता है? खैर बिल, यह एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन ऐसा होने का एकमात्र तरीका यह होगा कि अगर क्वांटम लीप के व्यक्ति ने शी जिनपिंग के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता तक नहीं देती है, इसलिए शी कभी भी ताइवान की राजकीय यात्रा करने नहीं जाएंगे, क्योंकि यह स्वीकार करना होगा कि ताइवान में एक राष्ट्रपति और एक अलग सरकार है जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वैकल्पिक वास्तविकता में ताइवान किसी दिन चीन के साथ एकीकृत होने वाला नहीं है। यह वर्तमान में चीन का एक प्रांत है। यही कारण है कि चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को क्षेत्रीय नेतृत्व चुनाव कहते हैं। इसके अलावा ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन को कभी भी मुख्य भूमि चीन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह गायब हो जाएगी। और फिर उसकी बिल्लियों का क्या होगा? इस बिंदु पर बिल, मुझे नहीं लगता कि कम्युनिस्ट पार्टी जिसे पुनर्मिलन कहती है उसके लिए कोई शांतिपूर्ण रास्ता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ताइवान के लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने हांगकांग के साथ जो किया उसके बाद यह विशेष रूप से सच है और पार्टी यह जानती है। यही कारण है कि ताइवान के बारे में बात करते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण शब्द को छोड़ना शुरू कर दिया है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद बिल, और चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करने के लिए। और अगर आप बिल की तरह बनना चाहते हैं तो पैट्रियन या लोकल से जुड़े और मैं शो में आपके सवालों का जवाब दूंगा।